everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please subscribe the channel by the button given below. And if you have not watched the previous videos on solid state, coordination compound, halogen derivatives, electrochemistry, then you can click on the I button given above. And today we are going to continue with electrochemistry. This is chapter number 5 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th, Electrochemistry. The topics to be covered in this chapter are Introduction, Electric Conduction, Electrical Conductance of Solution, Electrochemical Cells, Electrolytic Cell, Galvanic Cell, Electrode Potential and Cell Potential, Thermodynamics of Galvanic Cells, Reference Electrode. So out of this we are done with this many topics, and if you have not watched these topics, you can click on the I button given above and see the videos of this topic. And today we are going to deal with galvanic cells useful in day-to-day life. So this is the topic that we are going to study today, is the galvanic cells useful in day-to-day life. So this is the galvanic cell useful in day-to-day life. So we have learned that what is galvanic cell, the working of galvanic cell, and today we are going to see its uses in day-to-day life. Okay, so galvanic cell is of two types. First is primary voltaic cell. So when galvanic cell discharges during current generation, the chemicals are consumed. ठीक है, कोई भी सेल या गैल्वेनिक सेल डिस्चार्ज हो जाता है और करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसका मतलब उस सेल के अंदर का सारे केमिकल्स कंज्यूम हो गए, क्योंकि गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी. तो गैल्वेनिक सेल में बेसिकली होता क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर चुका है, मतलब उसके सारे केमिकल्स कंज्यूम हो गए. प्राइमरी गैल्वेनिक या प्राइमरी वोल्टिक सेल में एक बार जो केमिकल खत्म हो गए, रिएक्शन होना स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये सेल में यदि केमिकल्स कंज्यूम हो गए पूरी तरह और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर चुका है, तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सेल रिएक्शन होना बंद हो चुका है, और इस सेल रिएक्शन को हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते. इसका मतलब हम लोग प्राइमरी वोल्टिक सेल को चार्ज नहीं कर सकते. दिस सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सेल आपके बैटरी या बच्चों के खिलौनों में होते हैं, उसे हम वापस रिचार्ज नहीं कर सकते. वंस दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी थ्रो देम बिकॉज दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. उसके अंदर का जो सेल रिएक्शन वो पूरी तरह स्टॉप हो चुका है और हम उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और उस टाइप के सेल को कहते हैं प्राइमरी वोल्टिक सेल. सेकेंड इज सेकेंडरी वोल्टिक सेल. सेकेंडरी वोल्टिक सेल वो सेल हैं जिसमें केमिकल्स कंज्यूम हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए. ठीक है, बट हम उस केमिकल को, उस सेल रिएक्शन को रिवर्स करके उस सेल को वापस रिचार्ज कर सकते हैं. तो सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स आर रिचार्जेबल सेल, क्योंकि सेल रिएक्शंस रिवर्स हो सकते हैं. बट द प्राइमरी वोल्टिक सेल्स आर द सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, क्योंकि सेल रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ठीक है, सो द केमिकल्स कंज्यूम ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक जनरेशन कैन बी रीजनरेटेड इन द सेकेंडरी वोल्टिक सेल. जो भी केमिकल कंज्यूम हो गए हैं उसे हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं, और इसके वजह से द एक्सटर्नल पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड. तो बेसिकली आपको वो केमिकल सेल रिएक्शन को रीजनरेट करने के लिए, वो केमिकल्स को रीजनरेट करने के लिए क्या करना है, यदि आपका सेल
2 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा, दैट इज 2.2 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके इलेक्ट्रोड्स पे अप्लाई करना है, जिससे वो सेल रिचार्ज हो जाएगा और केमिकल्स रीजनरेट हो जाएंगे। तो जो भी एनर्जी वो जनरेट करता है उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी आपको इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करना है, जिससे रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। मतलब पहले क्या कर रहा था, जब वो बैटरी आपको एनर्जी दे रहा था तो सेल में से इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, सेल को इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा और वो सेल रिचार्ज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके जस्ट उसकी इलेक्ट्रोड पे उस सेल का इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोजिट करके उस सेल को रिचार्ज करना है। एंड देयरफॉर द वोल्टिक सेल्स आर रिचार्जेबल सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स। अभी सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स एक्ट एज अ गैल्वानिक सेल ड्यूरिंग डिस्चार्ज। मतलब जब हम सेल में से एनर्जी लेंगे, तो सपोज आपका इन्वर्टर का बैटरी, ठीक है, इन्वर्टर का बैटरी सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी वोल्टिक सेल का, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो इन्वर्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाता है वो खुद इलेक्ट्रिसिटी वापस स्टोर कर देता है अपने आप को रिचार्ज करके, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल्स जब आपको एनर्जी देते हैं तब वो गैल्वानिक सेल्स डिस्चार्ज होते हैं और वो गैल्वानिक सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो जो इन्वर्टर का बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद एक्ट करता है वो गैल्वानिक सेल होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और वो खुद रिचार्ज होने लगता है तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि गैल्वानिक सेल मतलब क्या, when chemical energy is converted to electrical energy। तो जब हमें सेकेंडरी वोल्टिक सेल एनर्जी देता है तब उसके अंदर का केमिकल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसलिए वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है मतलब वो गैल्वानिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब वो खुद रिचार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि उसको उसके अंदर के केमिकल्स रीजनरेट करने हैं। तो वो बाहर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खुद की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा है, मतलब वो बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी वोल्टिक सेल प्लेज द रोल ऑफ बोथ गैल्वानिक सेल ड्यूरिंग डिस्चार्ज and electrolytic cell during recharge. Okay, and the best example for secondary voltic cells are lead storage cell, mercury cell, nickel cadmium cell, and we are going to see all these three cells today. So let's begin with the dry cell that is called as Langerhans cell. So this is the dry cell. अब ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए हम उसे ड्राई सेल करते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ड्राई नहीं होता, लिक्विड कंपोनेंट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ड्राई है, वो होता है विस्कस पेस्ट, एक्वस पेस्ट के फॉर्म में, विस्कस एक्वस पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो हनी फॉर एग्जाम्पल, वो हनी में लिक्विड कंपोनेंट नहीं होता बट वो खुद एक विस्कस पेस्ट है, ठीक है। तो हनी को हम ड्राई कंपोनेंट नहीं कह सकते। सेम थिंग यहाँ पे सेल के अंदर लिक्विड कंपोनेंट नहीं होता है बट इलेक्ट्रोलाइट होता है विस्कस एक्वस पेस्ट के फॉर्म में, और इसलिए इसे कहते हैं ड्राई सेल। सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। सो ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ अ कंटेनर, एक कंटेनर से बना है, देखो ये कंटेनर है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कंटेनर विच इज मेड अप ऑफ जिंक, और ये कंटेनर किससे बना रहता है, जिंक कंटेनर, और ये जिंक कंटेनर एक्ट करता है एनोड की तरह। तो आपका ड्राई सेल बना हुआ एक जिंक कंटेनर से जो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह। उस जिंक कंटेनर के चारों तरफ एक पोरस पेपर लगा हुआ होता है। ये पोरस पेपर क्यों प्रेजेंट होता है, देखो एक पेपर है अंदर, आप देख सकते हैं ब्लैक वाला सरफेस ये वाला, तो ये पोरस पेपर है कंटेनर के अंदर। वो क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो जिंक को या एनोड को बाकी दूसरे मटेरियल से सेपरेट करता है तो कंटेनर को बाकी अंदर के दूसरे मटेरियल से सेपरेट करता है, इसलिए ये पेपर प्रेजेंट होता है। अब इस कंटेनर के अंदर
एक ग्रेफाइट रॉड होता है, तो दिस इज द ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर ये वाला ग्रेफाइट रॉड प्रेजेंट है। ये ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू एक इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू आप एक ये पेस्ट दे सकते हैं, ये वाला पेस्ट। सो ये ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू एक पेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट रॉड अलोंग विद दिस पेस्ट एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट रॉड अलोंग विद दिस पेस्ट एक्ट एज कैथोड। अब ये पेस्ट किससे बना होता है? ये पेस्ट बना होता है MnO2 प्लस कार्बन। तो ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू एक पेस्ट है जो MnO2 और कार्बन से बना है और वो एक्ट करता है कैथोड की तरह, ठीक है। और जिंक कंटेनर खुद एक्ट करता है एनोड की तरह। अब रेस्ट ऑफ द सेल, ये बाकी का सेल का पोर्शन, ये तो इतना हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका कंटेनर एनोड। अब ये बाकी का सेल, ये पोर्शन, ये बाकी का पोर्शन, ये किससे भरा हुआ है? बाकी का पोर्शन भरा हुआ है अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट से बाकी का ये सेल भरा हुआ है। और इसके अंदर थोड़ा सा स्टार्च मिलाया जाता है। किसके अंदर? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट में थोड़ा सा स्टार्च मिलाया जाता है कि वो पेस्ट थिक रहे और इस सेल के कंटेनर में से बाहर ना गिरे। तो थिक करने के लिए इस पेस्ट में NH4Cl और जिंक क्लोराइड के पेस्ट में थोड़ा सा स्टार्च मिलाया जाता है, ठीक है। एंड द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप विद द हेल्प ऑफ ब्रास कैप, ठीक है। ब्रास कैप के हेल्प से इस कंटेनर को बंद कर दिया जाता है। और ये बंद क्यों किया जाता है कि अंदर का जो मटेरियल है, जो जिंक पेस्ट ऑफ द अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है, और जो एनोड के आजू बाजू जो आपका पेस्ट है, जो कैथोड के आजू बाजू जो आपका पेस्ट है, वो सब ड्राई ना हो जाए एंड इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर ना हो पाए। इसके वजह से इसे ब्रास कैप से कवर कर दिया जाता है। तो मैं वापस जल्दी से बताती हूँ। आपका जो ये सेल है, ड्राई सेल, वो बना हुआ एक कंटेनर से जो जिंक मटेरियल का है। वो कंटेनर के अंदर एक पेपर होता है, पोरस पेपर होता है कि वो जिंक कंटेनर को अंदर के मटेरियल से सेपरेट करके रखे। फिर उसके अंदर एक ग्रेफाइट रॉड प्रेजेंट होता है और ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू प्रेजेंट होता है पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन। और ये पूरा ग्रेफाइट रॉड अलॉन्ग विथ पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन एक्ट एज योर कैथोड, ठीक है। और जिंक वेट वेसल था आपका एनोड। अब बाकी का जो सरफेस ये एरिया रह गया है कंटेनर का, तो उसमें भरा हुआ होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। और इस ड्राई सेल को सील कर दिया जाता है ऊपर ब्रास कैप से कि अंदर का मॉइस्चर इवापोरेट ना हो सके। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट सेल रिएक्शन। तो ड्राई सेल के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं? तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन एट एनोड। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एनोड की पोजीशन पे होता है ऑक्सीडेशन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो हमने देखा है गैल्वेनिक सेल में, यहाँ पे ड्राई सेल में आपका जिंक कंटेनर है आपका एनोड, तो आपका ऑक्सीडेशन होगा जिंक कंटेनर पे। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा मेटेलिक जिंक टू जिंक आयन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड में क्या हो जाएगा? आपका मेटेलिक जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में। तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन और जनरेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। सो Zn इज कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड। फिर है रिडक्शन एट कैथोड। रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड किससे बना हुआ है? कैथोड बना हुआ है आपका MnO2 पेस्ट प्लस कार्बन एंड ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर जनरेटेड एट एनोड, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से फ्लो करके माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे जनरेट हुए हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, वो माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे और आपके कैथोड की तरफ आएंगे। कैथोड की तरफ आते वक्त वो क्या करेंगे? NH4 आयंस को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे NH देखो एनोड पे प्रोड्यूस हुए हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते वक्त यहाँ पे उनको रास्ते में मिलने वाला है NH4 आयंस, ठीक है। पेस्ट ऑफ NH4Cl में से मिलेगा NH4 आयन, उसको रिड्यूस करेंगे। तो 2 NH4 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू अमोनिया प्लस H2 गैस, ठीक है। तो 2 NH4 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू अमोनिया प्लस H2 गैस। अब H2 गैस जो रिडक्शन की वक्त
इवॉल्व हो रहा है, ये H2 गैस जो इवॉल्व हो रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो जाए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो जाए, वो कलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये सील्ड है तो H2 गैस बाहर नहीं निकल सकता। तो यदि वो H2 गैस ज़्यादा यहाँ पे जमा हो जाएगा तो सेल फट सकता है, करेक्ट। सो द H2 गैस ज़्यादा कलेक्ट हो जाए ना हो जाए एनोड कैथोड पे, इसके वजह से MnO2 पेस्ट प्रेजेंट होता है जो H2 गैस के साथ रिएक्ट करके बनाता है MnO3 एंड वाटर। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड पे ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है MnO2 से और वो प्रोड्यूस कर रहा है वाटर। ठीक है, एंड Mn2O3। सो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, जिंक विल गिव यू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आपका रिडक्शन एट कैथोड दो रिएक्शन है। पहला, अमोनियम आयन विल रिएक्ट विथ योर इलेक्ट्रॉन टू गिव यू अमोनिया, और जो H2 गैस है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए H2 प्लस MnO2 गिव्स यू Mn2O3। सो द नेट रिएक्शन इज योर electron gets cancel, remains is 2NH4 plus 2 MnO2, okay, 2 MnO2 plus H2 गैस भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो पूरा नेट रिएक्शन में आपका क्या बच रहा है, 2NH4 plus 2 MnO2 will give plus zinc will give Zn2 plus 2 ammonia plus Mn2O3 प्लस वाटर। देखो तो यही बन रहा है, देखो नेट रिएक्शन में क्या बना, आपका नेट रिएक्शन है जिंक प्लस 4 अमोनिया प्लस 2 MnO2, ये आपका ऑक्सीडेशन का है, ये दोनों आपके रिडक्शन के मटेरियल है, और ये हुआ फिर बना Zn2 प्लस जो ऑक्सीडेशन पे जो एनोड पे बना है, और ये बना Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर जो बना आपके रिडक्शन पे, दैट इज एट कैथोड। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। तो आपको बेसिकली याद रखना है एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 प्लस, कैथोड पे क्या हो रहा है, अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया एंड H2 प्लस Mn2 गिव्स यू M2O3। तो ओवरऑल कैथोड का रिएक्शन है ये, कैथोड का रिएक्शन ओवरऑल, क्योंकि H2 गैस कैंसिल हो जाता है तो बचता है 2 अमोनिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn2 गिव्स यू 2 अमोनिया प्लस Mn2O3 एंड वाटर। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और ये वाला आप सब लिख दोगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया आप सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन गया आपका नेट रिएक्शन का रिएक्टेंट, और जो भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बना है दैट इज जिंक आयन प्लस दिस यू विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल बी द नेट रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट। ओके, नाउ ये अमोनिया जो बना है यहाँ पे देख सकते हो आप, अमोनिया प्रोड्यूस combines with Zn2 plus to form soluble compound containing zinc complex। तो Zn2 plus और अमोनिया साथ में रिएक्ट करके बनते हैं आपका एक soluble compound। तो दिस इज द नेट रिएक्शन। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन का लिखना है, जिंक का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में लिखना है आपको अमोनियम आयन का रिडक्शन एंड प्लस H2 गैस का कंज्यूमशन, और फिर उसका ओवरऑल रिएक्शन लिख के, और फिर इसमें भी आपको जो प्रोडक्ट में Zn2 प्लस और अमोनिया मिल रहे हैं वो दोनों को रिएक्ट करके ये वाला सोल्यूशन दिखाना है। तो ये हो गया आपका नेट सेल रिएक्शन। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ड्राई सेल। तो ड्राई सेल यूज कहाँ होता है, सो ड्राई सेल इज यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर इन फ्लैशलाइट्स में आप ड्राई सेल यूज करोगे, या पोर्टेबल रेडियोज में, टेप रिकॉर्डर्स, क्लॉक्स एंड सो फॉर्थ। तो ये सब में आप क्या यूज करोगे, ड्राई सेल। ठीक है, मतलब फ्लैशलाइट्स, पोर्टेबल रेडियोज, टेप रिकॉर्डर्स, क्लॉक्स, और ड्राई सेल को आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मतलब ये सब चीजों में। नेक्स्ट है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी जो रिचार्जेबल है। ड्राई सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल बट लेड स्टोरेज बैटरीज आर रिचार्जेबल एंड दे आर कॉल्ड एज लेड एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग रिचार्जिंग। लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी का फायदा क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि जो केमिकल कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, वो केमिकल्स को वापस रीजनरेट कर सकता है
बाय रिचार्जिंग, रिचार्ज करते वक्त इलेक्ट्रिसिटी से हम वापस रिचार्ज करेंगे जब उस सेल को, तो वापस वो अपने केमिकल्स वापस वो रीजनरेट कर लेगा, रिएक्टेंट्स वापस रीजनरेट कर लेगा, और इसकी वजह से वो वापस हमें यूज होगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल का फायदा क्या है कि वो रिचार्जेबल होते हैं। और आपको याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया है कि सेकेंडरी वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल का ये फंक्शन क्या है कि वो गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी जब खुद इलेक्ट्रिसिटी देता है तब वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करता है, और जब वो रिचार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेता है तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी देता है तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट बिहेव्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल। And when it is recharging, in that case electrical energy is converted to chemical energy, और इसके वजह से वो रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेल। तो ये सेल बना रहता है ए ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स पैक्ड विथ स्पॉन्जी लेड सर्व एज एनोड। तो इस सेल के अंदर जो एनोड है, ये जो व्हाइट वाला आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट ब्लैक ऑल्टरनेटिव, करेक्ट, उसमें जो व्हाइट वाला है वो एनोड है और वो बना है लेड प्लेट से, और इसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेड का सरफेस बना रहता है, मतलब जो लेड पाउडर है उसको एकदम हल्के से उस पर कोट किया जाता है स्पॉन्जी तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जो ये ब्लैक वाला, अब वो ब्लैक वाला है उस पे होता है, वो भी लेड का ही बना हुआ रहता है जो ब्लैक वाला है, और उस पे कोटेड होता है लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। तो व्हाइट वाला है प्योर लेड का इलेक्ट्रोड और जिसपे स्पॉन्जी लेड का एक कोटिंग है, और ब्लैक वाला है लेड डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो व्हाइट वाला है वो है आपका एनोड, दैट इज लेड इलेक्ट्रोड्स आर एनोड, व्हाइल PbO2 इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड। अब ये सेल ज़्यादा बड़ा सरफेस आपको रिएक्ट करने के लिए दे या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, इसके वजह से ये सेल बहुत सारे इलेक्ट्रोड से बने होते हैं। सो दे गिव यू लार्ज रिएक्टिंग सरफेस एंड दे आर मेड अप ऑफ सेवरल प्लेट्स। आप देख सकते हो सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड नहीं, इसमें 6 इलेक्ट्रोड्स है, इससे ज़्यादा के भी होते हैं। ये सेल के साइज के हिसाब से, आप कौन सा साइज का सेल खरीद रहे हो उसके बेसिस पे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हो, और ये क्यों होता है, क्योंकि लार्ज रिएक्टिंग सरफेस दे, और ये सारे इलेक्ट्रोड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होते हैं, एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, ऑल्टरनेटली दे आर प्लेस्ड, and this complete all the electrodes are immersed या dipped in electrolytic aqueous solution of 38% by mass of sulfuric acid of density 1.2 ग्राम पर ml। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स जो एनोड और कैथोड है वो किसमें डीप है, 38% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपका केमिकल क्या हो गया, H2SO4 दैट इज H प्लस SO4 2-, ये आपके हो गए केमिकल्स। और ये हो गया आपका एनोड और कैथोड। एनोड बना हुआ है आपके लेड से प्लेट से, और कैथोड बना हुआ है PbO2 जो लेड प्लेट पे कोटेड है, ठीक है। अब नोटेशन ऑफ सेल, तो ये सेल बना हुआ है Pb, that is give you PbSO4 in the presence of 38% H2SO4 solution। आप इसको मिडल में लिखोगे क्योंकि ये कैथोड और एनोड दोनों के कांटेक्ट में है, इसलिए सोल्यूशन को आप मिडल में लिखोगे। तो जो आपका एनोड है वो लेड से बना हुआ है जो कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में, और आपका जो कैथोड है वो बना हुआ है आपका PbO2 से जो कन्वर्ट हो जाएगा Pb में। तो यहाँ पे भी PbSO4 ही बनता है। तो एक्चुअली ये H2SO4 कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में with the reaction of Pb। So Pb, PbSO4, H2SO4, again PbSO4, then PbO2 and Pb। तो ये आपका हो गया एक्चुअली आपका एनोड का रिएक्शन, और ये हो गया आपका कैथोड का रिएक्शन। नेक्स्ट, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अभी जब आपका लेड सेल आपको एनर्जी दे रहा है तब कौन सा सेल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो लेड सेल आपको एनर्जी दे रहा है तब हमको देखना है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो इस रिएक्शन के वक्त क्या होता है
जो इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, स्पॉन्जी लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो स्पॉन्जी लेड जो एनोड पे प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Pb से Pb2+ और जनरेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका Pb कन्वर्ट हो रहा है Pb2+ में और जनरेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे एक्यूमुलेट होता है और जो Pb2+ जनरेट हो रहा है वो सोल्यूशन के SO4 2- के साथ रिएक्ट करके PbSO4 जनरेट करेगा और ये एक सॉलिड है जो प्रेसिपिटेट होकर इलेक्ट्रोड के आजू बाजू कोट हो जाएगा। तो आपके इलेक्ट्रोड के आजू बाजू ये वाला PbSO4 कोट हो जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, देखो जो आपका लेड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर स्पॉन्जी लेड है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है Pb2+ में और वो सोल्यूशन के SO4 2- के साथ रिएक्ट करके बन रहा है PbSO4 और उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखना है हमें, तो ओवरऑल रिएक्शन इज Pb2+ P2+ कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो Pb प्लस SO4 2- गिव यू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका ओवरऑल एनोड का रिएक्शन इन लेड सेल। अब रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड किससे बना हुआ है, लेड इलेक्ट्रोड पे जिसपे PbO2 का कोटिंग है। तो वहां पे क्या होगा, PbO2 आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे जनरेट हुए हैं जो सर्किट थ्रू वापस कैथोड थ्रू सोल्यूशन के अंदर एंटर करेंगे और रिएक्ट करेंगे कैथोड के PbO2 से। तो PbO2 विल रिएक्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ 4H+। ये 4H+ कहाँ से आया, इससे, क्योंकि SO4 2- तो Pb के साथ रिएक्ट कर चुका है, बचा क्या H+। तो ये H+ PbO2 और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा और जनरेट करेगा Pb2+ प्लस 2 वाटर। Pb2+ जैसे ही जनरेट होगा वापस SO4 2- के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा PbSO4 जो वापस आपके कैथोड इलेक्ट्रोड के आजू बाजू कोट हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे केमिकल आपके स्टोर रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये सेल क्या है, सेकेंडरी सेल, क्योंकि आप वापस ये वाले केमिकल्स को रीजनरेट कर सकते हो जो कैथोड के और एनोड के सरफेस पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कोट हो चुके हैं, आप इन्हें वापस रीजनरेट कर सकते हो और इसलिए ये सेल्स रिचार्जेबल है क्योंकि केमिकल एनर्जी और रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ का ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो PbO2 प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2- और ये Pb2+ है एक्चुअली। तो ये Pb2+ ये Pb2+ कैंसिल हो गया, बचा PbSO4 प्लस 2 वाटर। तो ये हो गया आपका रिडक्शन एट कैथोड का रिएक्शन, ये पूरा रिडक्शन एट कैथोड का रिएक्शन। तो एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, लेड इज कन्वर्टेड टू Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Pb2+ रिएक्ट्स विद SO4 2- टू गिव यू PbSO4। जो एनोड पे कोट हो गया, वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और PbO2 जो कैथोड पे कोटेड है उसके साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 4H+ टू गिव यू Pb2+ प्लस 2H2। अब ये Pb2+ वापस SO4 2- से रिएक्ट करके बनाएंगे PbSO4 वापस जो कोट हो जाएगा कैथोड पे और ये रहेगा आपका ओवरऑल रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो अब हम नेट सेल रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो अब आप देख सकते हो नेट सेल रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बाकी तो सब वैसे के वैसे ही रहेगा। सो आपका नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 SO4 2- प्लस 4H+ विल गिव यू 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर। देखो Pb प्लस PbO2 प्लस 4H+ प्लस 2 SO4- गिव यू PbSO4 प्लस 2 वाटर। ठीक है, और ये H+ और ये SO4 2- को आप H2SO4 के फॉर्म में लिख सकते हो विदाउट दे आर ब्रेकिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे Pb प्लस PbO2, ये दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया है तो दे बिकम 2H2SO4 will give you 2 PbSO4 plus 2 water. So this is your overall reaction. आप एग्जाम में इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर उसे दोनों को रिएक्ट करके बना दो H2SO4। ठीक है, अब सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग, क्योंकि रिचार्जेबल सेल है तो इसे रिचार्ज भी करोगे आप, करेक्ट। तो डिस्चार्ज के वक्त वो रिएक्ट कर रहा था गैल्वेनिक सेल की तरह, वो एक्ट कर रहा था गैल्वेनिक सेल की तरह। अब वो रिचार्जिंग के वक्त
रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी नाउ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। और जो भी आपके PbSO4 कोट हो गए हैं आपके एनोड और कैथोड पे, वो वापस आपके नॉर्मल Pb और PbO2 के फॉर्म में हो जाएंगे कि आप वापस उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सको, और इस तरह से वो सेल हमेशा यूज होता रहेगा। सो द एनोड एंड कैथोड आर इंटरचेंज विथ PbO2 इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग एनोड एंड द लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कैथोड। तो अब क्या होगा, जो डिस्चार्जिंग के वक्त एनोड था वो रिचार्जिंग के वक्त कैथोड बन जाएगा, और जो डिस्चार्जिंग के बाद कैथोड था वो रिचार्जिंग के बाद एनोड बन जाएगा। तो जस्ट आपको कैथोड और एनोड को इंटरचेंज करना है रिचार्जिंग पे। तो रिचार्जिंग के वक्त उनके जो ये नेम्स है वो सिर्फ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन एट ऑक्सीडेशन एट एनोड, अब हम पढ़ रहे हैं रिचार्जिंग का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो एनोड का जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट रिडक्शन एट कैथोड का होगा यहाँ पे, ठीक है। जो डिस्चार्जिंग के वक्त का रिएक्शन है कैथोड का, जो डिस्चार्जिंग के वक्त का रिएक्शन है कैथोड का, उसको जस्ट आपको अपोजिट करके रिचार्जिंग के वक्त का एनोड का रिएक्शन लिखना है, कुछ भी नया याद नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो रिएक्शन फाइंड आउट किए हो डिस्चार्जिंग के वक्त कैथोड का, उसको जस्ट आपको रिवर्स करके रिचार्जिंग के वक्त का एनोड का रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ का जो यहाँ का प्रोडक्ट है वो इधर का रिएक्टेंट बन जाएगा, देखो PbSO4 प्लस वाटर, और जो यहाँ का आपका रिएक्टेंट था दैट इज PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो बन जाएगा अब आपका प्रोडक्ट दैट इज Pb2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, जो डिस्चार्जिंग के वक्त का कैथोड का रिएक्शन है उसको जस्ट रिवर्स करके यहाँ पे एनोड का रिएक्शन लिखना है, और वाइस वर्सा जो यहाँ पे जो कैथोड का रिएक्शन होगा वो आपका डिस्चार्जिंग के वक्त का एनोड का रिएक्शन है। तो आप देख सकते हो डिस्चार्जिंग के वक्त एनोड का रिएक्शन यहाँ पे है, तो ये वाला जो आपका रिएक्टेंट है, सॉरी यहाँ वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ का रिएक्टेंट बन जाएगा, करेक्ट, और जो यहाँ का रिएक्टेंट है वो आपका बन जाएगा यहाँ का प्रोडक्ट। तो आपको सब कुछ सिर्फ रिवर्स करना है, जो आपने डिस्चार्जिंग के वक्त का सब कुछ लिखा है उसको जस्ट रिवर्स करके आपको रिचार्ज का लिखना है। वहाँ का कैथोड यहाँ का एनोड, वहाँ का एनोड यहाँ का कैथोड, और फिर उसके बाद रिएक्शन में भी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन एट एनोड हो रहा है वो कहाँ का है, कैथोड का एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन है, और यहाँ का जो कैथोड का रिएक्शन है वो जो डिस्चार्जिंग के वक्त का एनोड का रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। और नेट रिएक्शन भी जस्ट अपोजिट ऑफ द डिस्चार्ज का रिएक्शन होगा। तो नेट रिएक्शन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे था Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 गिव्स 2 PbSO4 प्लस वाटर। अब इसको जस्ट रिवर्स करके आपको रिचार्जिंग के वक्त लिखना है, दैट इज 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर गिव्स यू गिव्स PbO2 प्लस H2SO4। तो आप देख सकते हो जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ योर डिस्चार्जिंग। तो बेसिकली जब आपका लेड सेल है, जब वो सेल इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहा है, ठीक है, आपको जब वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ये बल्ब है और ये लेड सेल आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तब वो वर्क कर रहा है गैल्वेनिक सेल की तरह, और इसका जस्ट अपोजिट आपको करना है, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अब जस्ट इसका अपोजिट जब वो रिचार्ज कर रहा है, मतलब जब वो खुद इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है रिचार्ज करने के लिए, तब वो वर्क करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, और अब कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और आपको सारे रिएक्शंस जस्ट अपोजिट करके उल्टे करके वापस लिखने हैं, बाकी कुछ भी नया नहीं करना है, ओके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ लेड एक्यूमुलेटर, इस सेल के एप्लीकेशन, पहला इट इज़ यूज फॉर डायरेक्ट करंट इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। सेकेंड, 12 volt of lead storage batteries constructed by connecting 6 2-volt cells in series used in automobiles and inverters। तो एक्चुअली लेड एक्यूमुलेटर जो सेल है वो ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज़ किया जाता है, और यदि आपको 12 वोल्ट का बैटरी बनाना है तो आपको 2 वोल्ट के 6 बैटरीज को यूज़ करना होगा, ठीक है, और उसको आपको अल्टरनेट रखना होगा, दैट इज एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड।
वो सारे 6 हो गए और वो टोटल मिलके आपको देंगे 12 वोल्ट का बैटरी. So this is the application of lead accumulator. Next is nickel cadmium electrode, or and this is also called as NiCad, that is Ni for nickel and Cad for cadmium storage cell. So nickel cadmium cell is again a type of secondary dry cell. ये वापस एक secondary dry cell का type है, ठीक है. और इसके अंदर, इस सेल के अंदर एनोड है आपका कैडमियम मेटल. सो एनोड इज द कैडमियम मेटल एंड कैथोड इज अ निकल ऑक्साइड दैट इज ऑन निकल इलेक्ट्रोड. तो कैथोड क्या है? निकल, जिसके ऊपर निकल ऑक्साइड का एक कोटिंग है, और एनोड है आपका कैडमियम मेटल. तो याद रखना है, निकल कैडमियम सेल में आपका एनोड कौन सा है? कैडमियम मेटल. सो दिस इज योर एनोड, और निकल है आपका कैथोड, जिसके ऊपर NiO2 का कोटिंग है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर होता है. लेड के इसके अंदर क्या था? लेड वाले सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था H2SO4, दैट इज एसिडिक इन नेचर. बट निकल कैडमियम सेल में होता है वो बेसिक इन नेचर. तो अब रिएक्शन देखते हैं. अब आपके एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो कैडमियम प्लस 2OH माइनस, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 2OH माइनस विल गिव यू CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो आपका कैडमियम ऑक्सीडाइज हो गया और उसने रिलीज कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड. ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड दे विल रीच कैथोड. And at cathode, now your next reaction will take place where your nickel oxide will be reduced with the help of this 2 electron. So NiO2 will react with this 2 electron to give you NiOH2 plus 2OH minus. ठीक है, तो आपके कैथोड पे रिडक्शन होगा, आपका NiO2 रिड्यूस हो जाएगा, Ni ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे, सॉरी रिड्यूस हो जाएगा NiO2H प्लस में विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो आपके एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और आपके कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन. अब ओवरऑल सेल की रिएक्शन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपका 2OH माइनस भी कैंसिल, तो आपका बचता है कैडमियम प्लस NiO2 प्लस वाटर गिव्स CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस. और आप देख सकते हो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक सॉलिड है जो वापस आपके इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसको आप वापस रिचार्ज कर सकते हो. तो आपको जस्ट ये रिएक्शंस को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और जैसे आपने लेड वाले सेल में किया था वैसे ही सेम ये वाले सेल में भी सारे रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे और आपका सेल वापस रिचार्ज हो जाएगा, जिसको आप वापस यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और ये वाले सेल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स में. तो ये कैडमियम निकल वाले सेल यूज होते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स में. तो बेसिकली आपको याद रखना है, निकल मतलब होता है आपका कैथोड और कैडमियम होता है एनोड. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो कैडमियम का होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो निकल का होता है रिडक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है मर्क्यूरी बैटरी. मर्क्यूरी बैटरी भी वापस सेकेंडरी ड्राई सेल है और इसलिए रिचार्जेबल है, ठीक है. इसमें मर्क्यूरी बैटरी में होता है जिंक एज एनोड और वो अमलगेटेड होता है, मतलब उसमें एक मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है. जिंक और मर्क्यूरी का जो मिक्सचर बनाओगे तो उसको बोलते हैं जिंक अमलगम, ठीक है. और वो बिहेव करता है इसके अंदर एनोड की तरह. और आपका कैथोड होता है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन. तो आपका एनोड क्या है? जिंक मर्क्यूरी का एक पेस्ट, जिंक और मर्क्यूरी का पेस्ट आपका क्या है? एनोड. और कैथोड है आपका मर्क्यूरी और कार्बन का पेस्ट. तो आप याद रख सकते हो इस तरह से कि मर्क्यूरी बैटरी में आपका एनोड है जिंक और मर्क्यूरी का पेस्ट, और आपका कैथोड है मर्क्यूरी और कार्बन का पेस्ट, ठीक है. आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वापस बेसिक इन नेचर है और वो बना हुआ रहता है KOH प्लस ZnO से. Paste of KOH and ZnO together makes your electrolytic solution of this cell. इसका ओवरऑल रिएक्शन, तो आपका एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, दैट इज जिंक अमलगम का होगा ऑक्सीडेशन. सो ZnOH इन द प्रेजेंस ऑफ 2OH माइनस, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है इसलिए 2 प्लस 2OH माइनस गिव यू ZnO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और आपके कैथोड पे है मर्क्यूरी प्लस कार्बन, सो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Hg प्लस 2 OH माइनस. तो जिंक का बेसिकली हो रहा है ऑक्सीडेशन
और आपका मर्क्यूरी का हो रहा है रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जिंक प्लस HgO विल गिव यू ZnO प्लस Hg। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीजन इधर आ गया, और मर्क्यूरी का हो गया रिडक्शन क्योंकि इससे ऑक्सीजन चला गया। अब ये वाले सेल्स यूज होते हैं हियरिंग एड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और पेस मेकर्स में। और ये वाले सेल बहुत पोर्टेबल होते हैं और उनकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है बहुत हाई है, और वो बहुत जल्दी रिचार्ज भी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर वो पेस मेकर और हियरिंग एड्स ऐसे वाले इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होते हैं। So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to ask on askyourdoubt04@gmail.com, even in the comment box. And if you have liked my videos, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And that's all before departing. If you want something you never had, you have to do something you never did. आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।